हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल सनशाइन लर्निंग पॉइंट में। स्टूडेंट्स, आज हम करने वाले हैं आपकी क्लास 7 की होम साइंस यानी गृह विज्ञान का चैप्टर 2 हमारा भोजन। तो चलिए शुरू करते हैं अपनी आज की वीडियो, हमारा भोजन। लेकिन अब तक अगर आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है या आप हमारे चैनल पर नए हैं तो अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन बटन को दबाना ना भूलें ताकि हमारी आने वाली वीडियो की जानकारी सबसे पहले आपको मिले। तो शुरू करते हैं अपना आज का पार्ट, हमारा भोजन। तो बच्चों, जैसा कि आप जानते हैं कि हम भोजन करते हैं, हम प्राय दिन में 4 बार भोजन करते हैं। समय के अनुसार हम एक बार पेट में भरकर खाते हैं, उसे आहार कहते हैं। जब हम पेट भरकर खाना खाते हैं तो उसे क्या कहते हैं? आहार। प्रत्येक व्यक्ति मन पसंद और स्वादिष्ट भोजन खाना पसंद करता है। इसका उत्तरदायित्व गृहिणी पर होता है। इस उत्तरदायित्व को निभाने के लिए यह आवश्यक है कि वे आहार आयोजन कर ले। हम यहाँ बात किसकी कर रहे हैं? आहार आयोजन की, यानी कि मील प्लानिंग की। ठीक है बच्चों, क्योंकि हम सभी जानते हैं हम लोग दिन में 4 बार खाना खाते हैं ना। ब्रेकफास्ट करते हैं सबसे पहले, फिर लंच, फिर उसके बाद हम शाम की चाय के साथ भी थोड़े से स्नैक ले लेते हैं, फिर होता है हमारा डिनर। तो हम वैसे तो 4 बार खाते हैं, लेकिन हम दिन में पेट भर के कब खाते हैं? लंच में और डिनर में। तो अगर हम जो खाना खाते हैं हम कैसे खाते हैं? जो हमें पसंद होता है वो हम ज़्यादा खाते हैं। जो चीज़ें हमें पसंद नहीं होती उन चीज़ों को बच्चे ना छूना भी पसंद नहीं करते। जैसे कई सारे होते हैं, उन्हें टिंडे पसंद नहीं है, किसी को लौकी, किसी को गोभी, और ज़्यादातर बच्चों को ना हरी सब्जियां पसंद नहीं होती, लाइक पालक, शलजम। तो वो क्या करते हैं? इन सब्जियों को ना बहुत ही कम खाते हैं, मन मार के खाते हैं। तो मम्मी क्या करती हैं? जिनको जो चीज़ें पसंद है वो ज़्यादा खाई जाती हैं, है ना। तो ये सबसे बड़ी जिम्मेदारी गृहिणी की होती है, यानी जो खाना बना रही है मम्मी, उसका उत्तरदायित्व होता है कि वो खाना बनाने से पहले आहार आयोजन करे, यानी मील प्लानिंग कर ले कि उसको खाना किस तरीके से बनाना है, कैसा बनाना है, क्या बनाना है। ये सारी मील प्लानिंग होती है। आहार आयोजन करने का अभिप्राय ये है कि गृहिणी को आने वाले कुछ दिनों के प्रत्येक समय के भोजन का पूर्ण ज्ञान हो जाए। इसका मतलब क्या होता है? ताकि हम ये नहीं जो अभी खाना बनाने वाले हैं सिर्फ उसकी प्लानिंग। मील प्लानिंग का मतलब होता है हम अगले 4-5 दिन की प्लानिंग करें, यानी हमें कल क्या बनाना है, नाश्ते में क्या बनाना है, डिनर में क्या बनाना है। और इसके अलावा जैसे कि हम अगर खाना बना रहे हैं तो उनमें क्या ध्यान रखना है? भोज्य पदार्थों का, कि अलग अलग भोज्य पदार्थ हों। भोज्य पदार्थ हमने पढ़ा था ना, प्रोटीन्स, विटामिन्स, मिनरल्स, फैट और एनर्जी, सभी कुछ उसमें होना चाहिए। ये हमने पढ़ा था ना अपने लास्ट वीडियो में। तो ये बहुत ज़रूरी है कि अगर हम मील प्लानिंग कर रहे हैं तो हमें क्या क्या बनाना है और उसमें क्या क्या भोज्य पदार्थ हैं ये देखें। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, हम भोजन को किसके अनुसार? मौसम के अनुसार मिलने वाली वस्तुओं के हिसाब से बनाएं, क्योंकि मौसम के अनुसार वस्तुएं बदलती हैं ना। जो भी सब्जियां होती हैं वो मौसम के अनुसार ही मिलती हैं। जैसे हमने फलों के बारे में पढ़ा था, सब्जियों के बारे में पढ़ा था। जैसे हम कहते हैं कि हरी पत्तेदार सब्जियां जो होती हैं वो ज़्यादातर किस में मिलती हैं? सर्दियों में मिलती हैं। गाजर हो गई, गाजर सर्दी में मिलती है ना। मूली भी ज़्यादातर सर्दी में ही मिलती है। आलू तो हर मौसम में मिलता है। उसी प्रकार जैसे हम कहते हैं कच्ची आंबी, वो किस में मिलती है? वो गर्मियों में मिलती है। तो जो ऐसी सब्जियां होती हैं गर्मियों में जो मिलती हैं, हमें उनको मौसम के अनुसार बनाना है, कोई भी खाना बनाए। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे। अब है हमारा आहार आयोजन का महत्व, यानी इम्पोर्टेंस ऑफ मील प्लानिंग। तो हमारे लिए मील प्लानिंग करना क्यों इम्पोर्टेंट है ये जानना बहुत ज़रूरी है। तो सबसे ज़रूरी है कि आहार आयोजन इसलिए किया जाता है ताकि गृहिणी सबके घर के सब सदस्यों को संतुष्ट कर सके और उनकी आवश्यकता अनुसार उन्हें उपयुक्त भोजन प्राप्त करवा सके। यानी कि हम गृहिणी जो घर में काम करने वाली हैं, चाहे वो मम्मी हो, दीदी हो, उनको क्या है, हर कोई जब वो खाना बनाती है इसीलिए बनाती है ना कि ये इसको पसंद आ जाए, उसको पसंद आ जाए। घर में एक भी सदस्य को खाना पसंद नहीं आता तो वो क्या करता है? वो खाना खाने से ड्रामे करता है, आनाकानी करता है, खाना खाना पसंद नहीं करता है। तो इसलिए वो अपनी उन सबकी ज़रूरतों को पूरा कर सके। दूसरा, आहार आयोजन के से समय की बचत होती है, क्योंकि क्या करेंगी?
वो अगर जो नष्ट होने वाले खाने हैं, जैसे कि जो जल्दी ख़राब हो जाते हैं, जैसे आटा, दाल, चावल, मसाले, क्या करती हैं, अगर वो जल्दी ख़राब नहीं हो पा रहे हैं तो उनको इकट्ठा करके रख लेगी। इससे समय की बचत होती है, दूसरा धन की भी बचत होती है। अगर हम पहले ही मील प्लानिंग कर ले तो हम क्या करते हैं, हम कहते हैं ना थोक रेट में उठाना, इकट्ठा सारा सामान उठा कर लेके आ जाते हैं। जैसे हमने कई किलो चावल ले लिए, 15 किलो चावल, 25 किलो आटा, दालें भर के रख ली, सारा हम कहते हैं ना स्टॉक करके रखना। स्टॉक करने से क्या होता है, इससे हमें मनी की भी बचत होती है, पैसों की बचत होती है, बार बार आने जाने का खर्चा नहीं होता। थोड़ा थोड़ा सामान मंगाएंगे तो बाहर आना जाना पड़ेगा, और जब इकट्ठा सामान लेते हैं तो उस पर हमें बचत भी हो जाती है। जैसे अगर मान लीजिए सब्ज़ी मिल रही है कोई 12.5 रुपये किलो, तो अगर हम 1 किलो लेंगे तो वो पूरे 13 रुपये लेगा, 12.5 नहीं लेगा। और हम वही चीज़ अगर इकट्ठी लें तो वो और एक तो 12.5 के हिसाब से आधे पैसे कट जाएंगे, और उसके अलावा वो बचत में और हम कम भी करवा लेते हैं। इसलिए पैसों की भी बचत होती है, वक्त की भी बचत होती है, और जो गृहिणी होती है वो सबकी आवश्यकताओं का ध्यान रख पाती है। नेक्स्ट है हमारा आहार आयोजन करने का एक कारण ये भी कि हमें बार बार वस्तुएं खरीदने के लिए बाजार जाने में शक्ति व्यर्थ नहीं होती, यानी जो हमारी एनर्जी है वो भी बचती है। अब हम थोड़ी थोड़ी चीज़ लेंगे, बार बार बाजार जाना पड़ेगा तो हम भी थकेंगे ना, तो इसलिए ज़रूरी है कि हम मील प्लानिंग करें। तो इससे हमें समय की भी बचत होती है, धन की भी बचत होती है, और हमारी एनर्जी भी बचती है, और इसके अलावा हम सबकी आवश्यकताओं को पूरा भी कर सकते हैं। नेक्स्ट है आहार आयोजन करते समय ध्यान देने योग्य बातें, यानी जब अगर हम मील प्लानिंग कर रहे हैं तो हमें किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। सबसे पहला है भोजन परिवार के विभिन्न सदस्यों की आवश्यकता अनुसार हो, यानी कि अगर हमारे घर में 4 मेंबर हैं तो हर एक की आवश्यकता अलग होती है। बड़े अलग खाना खाते हैं, छोटे अलग खाना खाते हैं। तो हम मील प्लानिंग करेंगे तो हमें ये बात ध्यान में रखनी है कि जितने भी सदस्य हैं, उन जो भोजन हम बना रहे हैं उनकी आवश्यकता अनुसार हो, यानी ऐसा ना हो कि एक को तो बहुत पसंद है खाना और एक को पसंद नहीं है। तो हम खाना ऐसा बनाएं जो सबको पसंद हो, ठीक है, क्योंकि बूढ़े व्यक्ति ज़्यादा मिर्च मसाले का नहीं खा सकते, तो हमें तीखा बनाना है। बच्चों को भी कम देना चाहिए, तो उनके सदस्यों की उम्र और उनकी आवश्यकता के अनुसार ही हमें भोजन का ध्यान रखना है। नेक्स्ट है हमारा भोजन पौष्टिक और कम दामों वाला हो, यानी कि हमें जो भोजन बना रहे हैं हम, तो हमें इस बात का ध्यान रखना है कि जो भी हम भोजन बना रहे हैं उसमें पौष्टिक तत्व सारे होने चाहिए। जैसे हमारे विटामिन्स हो गए, कम से कम 2 पौष्टिक तत्व एक भोजन में होने बहुत ज़रूरी है, लाइक विटामिन्स और प्रोटीन, फाइबर, और हमारी एनर्जी, फैट, हर चीज़ का हमें ध्यान रखना है कि ये हमारे जो पौष्टिक तत्व हैं ये हमारे खाने में होने चाहिए। और ज़्यादा इस बात का भी ध्यान रखना ज़रूरी है कि जो खाना हम बना रहे हैं वो ज़्यादा महंगा ना हो, कम दामों पर हमें उसका सामान उपलब्ध हो जाए। इस चीज़ का भी हमें ध्यान रखना है, क्योंकि कई बार वस्तुएं जो हमें होती हैं वो बहुत महंगी पड़ जाती हैं। इसलिए हमको खाना बनाते समय या मील प्लानिंग करते समय बजट का भी ध्यान रखना ज़रूरी होता है। नेक्स्ट है भोजन में विभिन्नता। क्या विभिन्नता, यानी डाइवर्सिटी। अब हम क्या करें, अगर रोज़ एक ही तरह का खाना बनाते रहें तो इससे क्या होगा, हमारे जो घर के सारे मेंबर हैं उनका भी दिल उठ जाएगा। अगर मान लीजिए कोई इंसान, अब आपकी मम्मी आपके लिए रोज़ सिर्फ तोरी बना रही है, आज भी तोरी, कल भी तोरी, आलू गोभी, रोज़ आलू गोभी बना रही हैं, तो इससे क्या होगा, आप लोगों का पहले दिन तो अच्छा लगेगा, लेकिन दूसरे दिन कम, तीसरे दिन कम, फिर उससे ज़्यादा ना हमारा दिल भर जाता है। इसलिए ज़रूरी है कि हम विभिन्नता लाएं। और खाने में हम, अगर मान लीजिए खाना रोज़ अलग बन रहा है, लेकिन हमें क्या करना है, हम अगर डिनर बना रहे हैं तो सिर्फ एक चीज़ ना बनाएं। जैसे हमें कई सारी चीज़ें अपने खाने में अलग अलग भोज्य पदार्थों वाली रखनी चाहिए, जैसे थोड़ी दाल, पापड़, चावल, रोटी, सब्ज़ी, पत्तेदार सब्ज़ी हो या सूखी सब्ज़ी, रसदार सब्ज़ी। तो हम अगर वैरायटी ऑफ फूड रखते हैं, यानी हम कई सारी वैरायटी अपने खाने में रखते हैं, तो सबको ज़्यादा पसंद आता है, चाहे थोड़ी थोड़ी ही रखें। इससे क्या होता है, हमें सारे पौष्टिक तत्व भी मिल जाते हैं, जितने भी हमारे न्यूट्रिएंट्स हैं हमारी बॉडी में आ जाते हैं अलग अलग तरह से रखने की। जैसे अगर हमने थोड़ी पत्तेदार सब्ज़ी रख ली, थोड़ी सूखी सब्ज़ी रख ली, दाल रख लिए, चावल रख लिए थोड़े से, और रोटी हो गई, तो हमें हर न्यूट्रिएंट्स, उसके ज़रिए हमें हर पौष्टिक तत्व उस भोजन से मिलेगा।
ठीक है, और इससे खाना भी बहुत अच्छा हो जाता है, जिससे सबको पसंद भी आता है। नेक्स्ट है हमारा भोजन को समय के अनुकूल बनाना। यानी हम क्या करें, अगर हम मील प्लानिंग बना रहे हैं तो ये बात हमें बहुत ज़्यादा अपने ध्यान में रखनी चाहिए। सिर्फ उन्हीं भोज्य पदार्थों को अपनी भोजन तालिका में रखें जो बाज़ार में उस समय उपलब्ध हो। ये ना हो कि मौसम चल रहा है आपका अभी गर्मी का और आप ढूंढने जा रहे हैं गोभी, इस समय आपको गोभी नहीं मिलेगी, गाजर नहीं मिलेगी। तो इसलिए हमें हमेशा भोजन को मौसम के अनुकूल बनाना है, यानी बाज़ार में जो सब्जियां, जो चीज़ें उपलब्ध हैं उनके अनुसार बनाए। यानी अगर गर्मी है तो ठंडी चीज़ें बनाएं, जैसे दही हो गया। इसके अलावा खाने में बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो ठंडी होती हैं, तो हम गर्मियों में ठंडी चीज़ें और सर्दियों में गर्म चीज़ें बनाएं, जिससे कि लोगों को भी अच्छा लगे, खाने वाले को भी अच्छा लगे और ये मौसम के अनुसार ही रहे। नेक्स्ट है हमारा भोजन का रुचिपूर्ण होना। यानी कि अगर हम जो भोजन बना रहे हैं ये बहुत ज़रूरी है कि वो रुचि के अनुकूल हो। परिवार के जितने सदस्य हैं उनकी इच्छा होती है कि आज हम ये खाएं, आज हम ये खाएं। अगर हमारी पसंद का कोई खाना बनता है तो हम कहते हैं ना कि आज तो हमारी पसंद का खाना बनाया, आज तो हम एक रोटी ज़्यादा खाएंगे। और जब खाना पसंद का नहीं होता तो हम खाना पसंद नहीं करते हैं। इसलिए बहुत ज़रूरी है कि स्वास्थ्य को ध्यान में रख के खाना बनाएं और ये ध्यान रखें कि जिसको जो चीज़ पसंद है ज़्यादातर इच्छा अनुसार बनाएं, ताकि अगर ढंग से खाना परोसा जाएगा तो भोजन जो है व्यक्तित्व की भूख को बढ़ा देता है। अगर कोई भी अच्छी चीज़ है उसको परोसने के हमने अच्छे तरीके से परोसा है, चाहे हम कहते हैं ना अपने सैलड को सजा के रखते हैं प्लेट में, तो उसी प्रकार अगर हम कोई भी खाना परोस रहे हैं, उसको सर्व कर रहे हैं, तो जो सर्विंग सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस होती है किसी भी मील प्लानिंग में। अगर आप खाना कितना ही अच्छा बना रहे हैं लेकिन आपने उसको सर्व अच्छे से नहीं करा, वो देखने से अच्छा नहीं लग रहा, तो वो खाना फिर अच्छा नहीं लग पाता, ठीक से खाया नहीं जाता। इसलिए बहुत ज़रूरी है सर्विंग। कहते हैं ना कि फर्स्ट इम्प्रेशन इज़ लास्ट इम्प्रेशन, तो वही बात खाने में भी आती है। अगर हम खाने को हमने अच्छे से सर्व नहीं करा और वो अच्छा नहीं लगा तो कोई भी उसको ठीक से नहीं खा पाता। इसलिए खाना परोसने का तरीका भी बहुत ढंग से होना चाहिए, उसको सुंदर और क्रमबद्ध तरीके से ही परोसना चाहिए, ताकि अगर हम अच्छी चीज़ नहीं बनी है, मान लीजिए कोई चीज़ अच्छी नहीं बनी लेकिन हमने उसको तरीके से परोसा, उसको खूबसूरत सजाकर टेबल पर रख दिया और वो देखने से ही खूबसूरत लग रही है ना, तो भी सब उसे खा लेंगे। उनको सिर्फ देखने से ही अच्छा लगेगा कि हाँ वो इतनी अच्छी लग रही है, टेस्टी है। लेकिन अगर कोई चीज़ आपने बहुत मेहनत से बनाई है, बहुत टेस्टी बनाई है और वो सब ऐसे ही ले जाकर टेबल पे रख दी, आपने कहा लो भाई खा लो, ना रोटी ढंग से रखी ना सब्ज़ी रखी, बस कटोरी में ले जाकर ऐसे ही रख दी और उनके सामने रख दिया, तो वो देखने से ही अच्छी नहीं लगेगी, तो उसको ठीक से खाया भी नहीं जाएगा। इसलिए बहुत ज़रूरी है कि भोजन रुचिपूर्ण हो और उसको तरीके से परोसा जाए, यानी सर्व किया जाए। अब नेक्स्ट पॉइंट हमारा आता है, यूनिट आता है विभिन्न समय के भोजन का आयोजन। यानी जो अलग अलग समय के भोजन होते हैं, यानी मील प्लानिंग, लाइक ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर, ये अलग अलग होते हैं ना। हम कितना ब्रेकफास्ट में हमें ज़्यादा हैवी चीज़ें नहीं खानी चाहिए, ये चीज़ खानी चाहिए, लंच में ये खाएं और डिनर में ऐसा ऐसा खाना चाहिए। तो बहुत ज़रूरी है कि अगर हम अलग अलग तरह का जब खाना खा रहे हैं, लाइक ब्रेकफास्ट या नाश्ता हो गया, लंच हो गया, तो हमें उनकी प्लानिंग कैसे करनी है। यहाँ तक तो हमने जान लिया कि मील प्लानिंग कैसे होती है। आई होप कि आप सबको समझ में आ गया होगा कि मील प्लानिंग में हमें पहले क्या करना है। कि मील प्लानिंग अगर हम कर रहे हैं बच्चों, तो उसका पहले इम्पोर्टेंस हमने जानी, फिर उसके बारे में हमने क्या क्या ध्यान में रखना है। कि पहला हो गया भोजन के समय हमें भोजन जो बनाए वो परिवार के सदस्यों की आवश्यकता अनुसार बनाए, उनमें सभी पौष्टिक तत्व होने चाहिए, वो कम दामों पर उपलब्ध हो। उसके अलावा हमने पढ़ा कि भोजन में विभिन्नता होनी चाहिए, यानी जब खाना बनाएं तो उस खाने में कई सारी चीज़ें होनी चाहिए। फिर है हमने पढ़ा कि भोजन जो है मौसम के अनुकूल होना चाहिए, भोजन को रुचिपूर्ण होना चाहिए, यानी जो हमारा सर्विंग का तरीका है, सर्व करने का तरीका बहुत अच्छा होना चाहिए। तो ये हमारी सारी मील प्लानिंग में आ जाती है। अब हम बात करें विभिन्न मौसमों की भोजन की, जो हम अलग अलग समय के भोजन करते हैं उनकी प्लानिंग, तो उनकी प्लानिंग भी हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। जिससे सबसे पहले हम बात करते हैं सुबह का नाश्ता। क्योंकि अगर हम बात करें, अगर आप लंच में नाश्ता करेंगे तो वो मज़ा नहीं आएगा और ना ही आपकी बॉडी को वो एनर्जी मिल पाएगी। तो अगर हम समय से नाश्ता करते हैं या समय से जो खाना खाते हैं तो उसको सोच विचार करके ही करना चाहिए।
भोज्य पदार्थों को जो हम लेते हैं वो चुनाव करें तो उसको समय के साथ साथ करना चाहिए। जैसे हम बात करते हैं नाश्ते की, सुबह का जो नाश्ता होता है, जो रात के भोजन और जो रात का जो भोजन होता है, यानी रात में हम जो खाना खाते हैं और क्योंकि उसके बाद सो जाते हैं और फिर सुबह उठ के जो नाश्ता करते हैं, तो इस बीच का बहुत बड़ा टाइम होता है। हम सो गए, उसके बीच हमने कुछ भी नहीं खाया। मान लीजिए अगर आप रात को 8 बजे खाना खा के सो गए और आप सुबह 8 बजे खाना नाश्ता कर रहे हैं, तो पूरे 12 घंटे आपके शरीर में कुछ नहीं गया। तो इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि हम नाश्ता करें। अब जैसा हम कहते हैं कि जो नाश्ता कर रहे हैं वो नाश्ते की जो भी नाश्ता आप कर रहे हैं वो हमेशा स्थान, मौसम और आदत पर निर्भर करता है कि कौन व्यक्ति कैसा नाश्ता करता है। जैसे हम कहते हैं विभिन्न देशों के निवासी भिन्न भिन्न भोज्य पदार्थ नाश्ते में लेते हैं। अब हर देश का जो हर इंसान होता है वो अपने तरीके का नाश्ता खुद करता है। जैसे कुछ लोग होते हैं क्या करते हैं, नाश्ते में दूध, चाय, डबल रोटी, पराठा, फल आदि लेते हैं, और कुछ लोग नाश्ते में दही व लस्सी का अधिक इस्तेमाल करते हैं। जैसे मौसम के अनुसार भी नाश्ता किया जाता है, लेकिन लोग कहते हैं कि सुबह में कम खाना खाना चाहिए, हल्का खाना ज़्यादा नहीं खाना चाहिए। लेकिन मेरी माने तो बच्चों, आपको सुबह में पेट भर कर खाना खाना चाहिए, क्योंकि सुबह का वक्त जो होता है, हमने पूरी रात जो खाना खाया उसके बाद से बहुत लंबा टाइम होता है सुबह के नाश्ते में, और उसके बाद सुबह से ही दिन शुरू होता है हमारी एनर्जी का। अगर हम सुबह पेट भर के खाना खाएंगे तभी हमें पूरे दिन के लिए एनर्जी मिल पाएगी। इसलिए बहुत ज़रूरी है कि सुबह का नाश्ता अच्छा करें। आपको ये मानना चाहिए कि सुबह का, कुछ लोग कहते हैं कि नाश्ता होना चाहिए आम आदमी का, लंच होना चाहिए नाश्ता हो फ़कीर का, लंच हो आम आदमी का, और डिनर हो बादशाह का, जबकि ये गलत है। सबसे पहले आपको नाश्ता एक बादशाह की तरह करना चाहिए, पेट भर के बहुत अच्छा नाश्ता लेना चाहिए जिसमें आपके सारे न्यूट्रिएंट्स हो, लाइक आपके प्रोटीन्स, विटामिन, जितने भी न्यूट्रिएंट्स आते हैं वो सारे उस नाश्ते में होने चाहिए। फिर उसके बाद आता है आपका लंच में ब्रेकफास्ट, मतलब सही खाना खाना चाहिए आपको। लेकिन जब बात आती है डिनर की, तो डिनर में आपको थोड़ा कम खाना खाना चाहिए, क्योंकि जब हम सोते हैं तो हमारी जितनी बॉडी होती है, बॉडी के जो अंदरूनी पार्ट्स होते हैं वो खाने को पचाने में उन्हें काफ़ी मेहनत लगती है, और हमें सोने में ज़्यादा एनर्जी हमारी वेस्ट नहीं होती। तो इसलिए हमें रात में खाना कम खाना चाहिए, और दिन में क्योंकि हमें पूरा दिन काम करना है, बहुत ज़्यादा एनर्जी चाहिए, तो इसलिए हमें सुबह का जो नाश्ता वो बहुत अच्छा करना चाहिए। ठीक है, तो नाश्ता हमें ऐसा करना चाहिए जिससे हमें सारे भोज्य पदार्थ मिले और हमारे शरीर को तुरंत शक्ति मिल सके। जैसा कि अभी बात करी, क्योंकि हम जो काम करते हैं, हमारा शरीर चलता है, उसके लिए क्या ज़रूरी है, सबसे ज़्यादा ज़रूरी है शक्ति, एनर्जी। और अब वो हमें किससे मिलती है, खाने से। लेकिन अगर हम सुबह का जो नाश्ता है वो बिल्कुल हल्का फुल्का करेंगे तो उससे क्या होगा, हमारे शरीर को प्रॉपर एनर्जी नहीं मिल पाएगी, जिससे कि वो काम नहीं कर पाएगा। सुबह के नाश्ते में बच्चों को फलों का इस्तेमाल ज़रूर करना चाहिए। आप नाश्ते में कुछ भी लें, पराठा लें, ब्रेड लें, डबल रोटी लें, चाय लें, दूध लें, दही लें, लेकिन सबसे ज़रूरी है कि आप फलों का इस्तेमाल ज़रूर करें, ताकि फलों से आपको विटामिन सी मिल सके। और विटामिन सी जो होता है वो सारे दिन की आवश्यकता का 1/3 भाग होता है। यानी अगर हम विटामिन सी भरपूर लेते हैं अपने शरीर में, तो हमारे शरीर को सबसे ज़्यादा एनर्जी विटामिन सी से ही मिलती है। इसलिए बच्चों, आपको ध्यान रखना है। आज आप अहद कर लें, पक्का इरादा कर लें कि आज से ही आप क्या करेंगे, मम्मी पापा से कहेंगे हमें सुबह नाश्ते में फल खाने। अगर आपको हेल्दी बनना है और अच्छा कामयाब होना है, आप अच्छा स्वास्थ्य चाहते हैं, तो बहुत ज़रूरी है आप फल ज़रूर खाएं। इसलिए नाश्ते में आपने जिन फलों में विटामिन सी ज़्यादा होता है उन फलों का इस्तेमाल खूब करें। जैसे कहते हैं हम, बच्चों को स्कूल जाने से पहले शांतिपूर्वक बैठकर नाश्ता ज़रूर करना चाहिए, बहुत आराम से। ये नहीं कि देर हो गई, धपड़ धपड़ कर रहे हैं, इससे हम खाना ठीक से नहीं खा पाते हैं, और जो हमारे पौष्टिक तत्व होते हैं वो हमारे शरीर में नहीं पहुंच पाते, जिससे कि हमें ठीक से प्रॉपर एनर्जी नहीं मिल पाती है, और ना ही हमारा शरीर को उतनी एनर्जी मिल पाती है। इसलिए नाश्ता पेट भरकर करना चाहिए और नाम मात्र के लिए नहीं खाना चाहिए। आराम से, सुकून से पेट भरकर नाश्ता करना चाहिए। नेक्स्ट है हमारा दोपहर का भोजन। अब दोपहर का भोजन कैसा होना चाहिए, उसकी प्लानिंग कैसे करें, ये हम जानेंगे। अब भोजन की हम बात करें दोपहर की, यानी कि लंच की।
तो आपने देखा होगा बच्चों जो लोग ऑफिस जाते हैं या काम पे जाते हैं, खासकर आप लोग भी जब स्कूल जाते थे, अभी तो स्कूल बंद चल रहे हैं आपके, लेकिन हो सकता है जल्दी आपके स्कूल खुल जाए, तो फिर आप लोग भी अपने जब स्कूल जाते थे तो अपना लंच रख के लेके जाते थे ना। मम्मियाँ आपकी लंच पैक करके देती हैं ताकि आप स्कूल में भूखे ना रहें। जो आपकी रिसेस टाइम होता है आप उसमें लंच करते हैं। तो जो लोग अपना लंच जो होता है पैक करके साथ ले जाते हैं, उनके लिए क्या ज़रूरी होता है कि वो जल्दी पकने वाला भोजन बनाएं और जो सरलता से और आसानी से बन जाता है ऐसा भोजन बनाना चाहिए, ताकि क्योंकि उन्हें देर हो रही है और फिर मुश्किल खाना बनाएंगे तो उन्हें और देर हो जाएगी और फिर वो ठीक से बनेगा भी नहीं, क्योंकि सबका सारे काम निपटाने होते हैं। इसलिए जो गृहिणी होती है घर में काम करने वाली, यानी हमारी मम्मियाँ, उनके पास इतना समय नहीं होता कि वो हर एक की ब्रेकफास्ट में जो नाश्ते में हर एक की पसंद का खाना बनाएं, बहुत अच्छा बनाएं। तो उन्हें क्या करना चाहिए, तो वो क्या कर सकती हैं, वो पौष्टिक पराठा या पूरी बना सकती है, क्योंकि ये जल्दी बन जाती हैं और कई सारी इसमें पौष्टिक तत्व भी होते हैं। जैसे आटे में फाइबर होता है, तेल में फैट हो गया, आलू का पराठा बना रहे हैं हम या गोभी का या किसी भी चीज़ का, तो वो पौष्टिक पराठा बना के पैक कर देती हैं, जिससे वो आसानी से बन भी जाता है और ले जा भी सरल भी होता है बनाने में, और इसमें संतुलित आहार भी होता है। जैसे हम, और इसके अलावा जैसे दूसरी सब्जियां हो गई, गाजर, टमाटर, मूली, नींबू, इनको और या फिर फल ये जो खाए जाते हैं वो इनको भी साथ ले जा सकते हैं अपने लंच के लिए, क्योंकि इनसे हमें बहुत ज़्यादा पौष्टिक तत्व मिलते हैं। और बच्चों आपको ना, जो स्कूल जाने वाले बच्चे हैं उनको अपने साथ टिफ़िन ज़रूर लेके जाना चाहिए, क्योंकि 2-2.5 घंटे जब पढ़ाई आप कर लेते हैं तो फिर क्या होता है, भूख लगने लगती है, सभी को दोबारा भूख लगती है ना, चाहे कितना ही आप नाश्ता करके आए हो। तो इसलिए आपको टिफ़िन ज़रूर लेके जाना चाहिए ताकि आपको दोबारा भूख लगे तो आप खा लें। और अगर यदि बच्चे का खाने का टिफ़िन नहीं लेकर जाएंगे तो बाज़ार से गंदी चीज़ें लेते हैं, लाइक आप पैकेट वाली चीज़ें ले लेते हैं, जो कि जंक फूड लेते हैं, फास्ट फूड हो जाते हैं, जो कि अच्छा नहीं होता सेहत के लिए, और इससे पढ़ाई में मन नहीं लगता और भूख मरने लगती है। तो बेहतर है आप अगर स्कूल जाएँ, जब आपके स्कूल खुले तो आप अपना टिफ़िन ज़रूर लेकर जाएँ। घर से नाश्ता पहले करें, फिर उसके बाद टिफ़िन भी पैक करवा के लेके जाएँ, क्योंकि आपका जो रिसेस का टाइम होता है उसमें आपको खाने का मौका मिलता है, और तब तक क्योंकि भूख भी लगने लगती है, इसलिए अपना खाना ज़रूर लेके जाएं। अगली बात करते हैं शाम का नाश्ता। कई सारे लोग होते हैं जो शाम का भी नाश्ता करते हैं। अब आपने सोचा अरे सुबह का नाश्ता तो होता है, लेकिन ये शाम का नाश्ता कहाँ से हो गया। तो बच्चों कई सारे लोग होते हैं ना, आपने सुना होगा शाम को जब थके मांदे आते हैं 4 बजे, तो वो क्या करते हैं, 4 बजे का जो वक्त होता है ज़्यादातर चाय पीना लोग पसंद करते हैं। तो जब चाय पियेंगे तो खाली चाय नहीं लेते हैं, जब थके मांदे आ रहे हैं घर से काम से घर आएंगे तो जाहिर से ज़्यादा थकावट उतारने के लिए उन्हें चाय चाहिए या कॉफ़ी चाहिए। तो जो शाम का नाश्ता होता है वो चाय वाय के साथ में ही होता है, ये ज़्यादा नहीं होता। यानी रात का जो डिनर होता है उससे पहले थोड़े टाइम के लिए हम थोड़ी बहुत जो भूख लगती है, क्योंकि उस टाइम भूख लगेगी, तो जैसे मीठी नमकीन हो गई, बिस्किट हो गए, या इच्छा अनुसार फल ले लिए, या कुछ भी ऐसा जिससे पेट भी ना भरे और भूख भी थोड़ी देर के लिए रुक जाए, ऐसा खाना ले लेते हैं। नेक्स्ट है हमारा रात का भोजन, रात्रि का भोजन यानी कि डिनर। अब हम ये कहाँ आ गए, डिनर पे आ गए बच्चों। तो बच्चों जैसा कि आप जानते हैं रात्रि का भोजन सारे दिन के भोजन से अधिक आराम तथा शांतिमय वातावरण में खाया जाता है, क्योंकि जब सुबह उठते हैं तब तो इंसान हम सब भाग दौड़ में ही लगे होते हैं ज़िंदगी की, कि अरे ये काम नहीं करा तो लेट हो जाएंगे, अरे यहाँ पहुँचना है, अरे स्कूल नहीं गए, खाना ठीक से नहीं खाने लगे तो लेट हो जाएंगे स्कूल के लिए। तो हर काम भाग दौड़ में होता है, लेकिन जो रात का खाना होता है वो हर इंसान के लिए बहुत सुकून से खाता है, क्योंकि वो अपने सारे काम निपटा चुका होता है। अब उसको तो बस खाना खा के सोना होता है, इसलिए कोई जल्दबाजी उसमें नहीं होती, क्योंकि इस समय किसी को बाहर जाने की जल्दी नहीं होती है, सब बाहर से आ चुके होते हैं, परिवार के सब सदस्य मिलकर साथ में बैठकर भोजन करते हैं, इसीलिए भोजन में प्राय खाद्य पदार्थ भी कुछ अधिक होते हैं। अब लोग हम क्या करते हैं, क्योंकि सारे एक साथ इकट्ठे होते हैं, तो ये जो खाना डिनर होता है इसी वक्त में खाना ज़्यादा बनता है। क्यों? क्योंकि इसमें जो खाद्य पदार्थ होते हैं वो डिफरेंट होते हैं। हम कई सारी वैरायटी जो बनाते हैं आमतौर पे डिनर में ही बनाते हैं। कोई भी गृहिणी ऐसी नहीं होती जो लंच में डिफरेंट वैरायटी रखे अपने खाने में घर के परिवार के लिए, क्योंकि बाकी सारे कामों में जल्दबाजी उन्हें लगी होती है, ये काम करना वो काम करना, सुकून से खाना ही नहीं खा पाते, इतना टाइम नहीं होता।
इसलिए ज़्यादातर गृहिणियाँ क्या करती हैं, वो रात के खाने में अपनी कलाकारी दिखाती हैं और ज़्यादा खाना बनाती हैं अलग अलग वैरायटी का और ज़्यादा पौष्टिक तत्व का। इसलिए रात का खाना ज़रूर खाना चाहिए। जैसे रात के खाने में चपाती हो गई, चावल, दाल, रासेदार या सूखी सब्ज़ी, दही, रायता, सलाद, मौसम के अनुसार फल भी ले लिए जाते हैं जो रास्ते में लोग नहीं खा पाते हैं तो वो रात में भी खा लेते हैं। तो इसलिए रात का डिनर भी ज़रूरी होता है। अब बात हम करते हैं खाद्य सामग्री कब और कहाँ से खरीदें। अब हमें ये ज़रूरी है कि हम जो खाने की चीज़ें खरीद रहे हैं वो भी बहुत ज़रूरी है कि हम मील प्लानिंग करते वक्त ये ध्यान रखना है कि कौन सी चीज़ कहाँ से हमें ख़रीदनी है, क्योंकि अब तक हमने मील प्लानिंग बना ली कि हमें मील खाना क्या क्या बनाना है और कैसे बनाना है, उसमें क्या क्या पौष्टिक तत्व होने चाहिए। अब उसके बाद ज़रूरी है भोजन पकाने के लिए खाद्य सामग्री की आवश्यकता तो होगी। अब आपने सोच लिया कि मान लीजिए कि गाजर का हलवा बनाना है, लेकिन गाजर का हलवा बनाने के लिए भी तो ज़रूरी है ना जो जो सामान उसमें लगेगा वो आप ख़रीद के लाएं, और उस गाजर, चीनी, घी और मावा और जितने भी मेवा होते हैं सारे, तो उसके वो भी आपको ख़रीदने पड़ेंगे कि क्या डालना है, क्या नहीं डालना है, कितना डालना है। और उसके लिए क्या ज़रूरी है, आय, पैसे। परिवार की आय का मुख्य भाग क्या होता है, वो भोजन पर ही खर्च होता है। जितना भी इंसान कमाता है वो ज़्यादातर किस पे खर्च करता है, अपने खाने पे। इसलिए हमें जो हम खाने की खाद्य सामग्री खरीद रहे हैं उसके लिए ज़रूरी है कि हम सावधानी रखें और फिजूल खर्ची ना हो जाए। जब भी अगर हम खरीदने जाते हैं सामान तो हमें सबसे पहले बाज़ार का चुनाव करना है, यानी जगह ऐसी देखनी है जो जहाँ पे सभी हमारी आवश्यकता के अनुसार सारे खाद्य पदार्थ उपलब्ध हों और चुनाव करने की गुंजाइश हो कि हमें ये लेना चाहिए, ये नहीं लेना चाहिए, क्या इसकी ज़रूरत है या नहीं, कि उपलब्ध वस्तुएं साफ़ और स्वास्थ्य के लिए सुरक्षित हो, यानी वहाँ पे सफाई हो, इतनी चीज़ें ऐसी हों जो हमारे स्वास्थ्य के लिए अच्छी हों। ठीक है। नेक्स्ट है उपभोक्ता को क्रय करने की स्वतंत्रता और उस पर किसी प्रकार का दबाव ना डाला जाए, यानी अगर वो कोई चीज़ खरीदना चाह रहा है तो वो हम अपनी मर्ज़ी से ख़रीद सकें। ये ना हो कि नहीं आप यही खरीदिए, ऐसी जगह हम नहीं जाना चाहिए बाज़ार में। हाँ, ऐसा चुनाव बाज़ार का करना चाहिए जहाँ पे हम अपनी मर्ज़ी से, अपनी स्वतंत्रता से कोई भी चीज़ खरीद सकते हैं। उपभोक्ता को खाद्य सामग्री उचित मूल्यों पर प्राप्त हो सके, यानी जो उचित मूल्य है उन पे हम सामान खरीद सकें, हम बार्गेनिंग भी कर सकें। जैसे हम खरीदारी करते हैं ना कि नहीं इतने का ना हो, इतने का लगा लो, इतने का लगा लो। ठीक है। विक्रेता नम्र और उपभोक्ता को खरीदारी में पूर्ण सहयोग दे। जो बेचने वाला है दुकानदार वो रूड बिहेव ना करे, यानी बुरा बर्ताव से ना बेचे, वो अच्छा हो, विनम्र स्वभाव का हो और उपभोक्ता के साथ अच्छा सहयोग करे। अगर मान लीजिए आप दुकान पे जा रहे हो और आप पूछे भैया ये दाल कैसी दे रहे हो और वो गए 100 रुपये किलो है, तो आप उससे लेना पसंद करेंगे? नहीं ना। और अगर आप दूसरी दुकान पे जाते हो और आप उससे पूछते हो कि दाल कितनी है और वही व्यक्ति प्यार से जवाब दे मैडम ये इतने रुपए किलो है, 100 रुपये किलो, तो आप उससे लेना ज़्यादा पसंद करेंगे क्योंकि वो प्यार से बात कर रहा है, आपको सहयोग दे रहा है। ठीक है। और जो गुस्सा कर रहा है या सहयोग नहीं दे रहा आप उससे नहीं लेंगे। तो खाद्य पदार्थ हम अपनी जो इसके, ये तो दुकान की बात होगी, इसके अलावा हम फेरी वाले जो होते हैं जो ठेलियाँ लेकर आ रहे हैं ना, फेरी वाले, पटरी बाज़ार, फुटकर दुकानें, थोक बाज़ार, सुपर बाज़ार या सरकारी स्टोरों से भी खरीद सकते हैं। जैसे सरकारी दुकान हो गई, मॉल्स हो गए, फुटकर की दुकानें, और जहाँ पे इकट्ठा सामान मिलता है थोक, वहाँ से भी हम ख़रीद सकते हैं। और आजकल तो आपने देखा ये कि जो ग्रॉसरीज़ होती हैं वो ऑनलाइन भी मंगाई जा रही हैं, फ्लिपकार्ट, अमेज़ोन और बहुत सारी साइट्स हो गई हैं जिनसे हम ऑनलाइन भी मंगा सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा खाद्य पदार्थ की आवश्यकता, यानी कि अब हमें खाद्य पदार्थ की आवश्यकता क्यों है या खाद्य पदार्थ की आवश्यकता के अनुसार ही हम खरीदेंगे। तो हम जब खाद्य पदार्थ खरीदेंगे तो हमें ये ध्यान रखना है कि शीघ्र नष्ट ना होने वाले खाद्य पदार्थ जैसे अनाज, दालें, मसाले आदि है ना, हम क्या करें इनको मंथली इकट्ठा खरीद लें, यानी पूरे महीने का एक साथ खरीद लें, ये ना हो थोड़ा थोड़ा खरीदें। इकट्ठा खरीदेंगे तो इससे हमें फ़ायदा होगा। और जो जल्दी नष्ट नहीं होते पदार्थ जो वो तो अनाज हो गए, और जो जल्दी नष्ट होते हैं जैसे दूध हो गए या दूध से बने पदार्थ, फल, सब्जियाँ जल्दी ख़राब हो जाते हैं, तो इनको हमें अधिक मात्रा में नहीं लेना है। कहीं ऐसा ना हो कि अनाज तो आपने कम ले लिया, जो जल्दी ख़राब हो रहा है वो ज़्यादा ले लिया, और जो जल्दी ख़राब नहीं होता वो कम ले लिया, तो इससे नुकसान होगा कि आप वो तो बार बार ख़रीदने के लिए जाना पड़ेगा, और जो जल्दी ख़राब हो जाते हैं और ज़्यादा ले लिया तो वो बिक जाएंगे।
इसलिए हमें जो जल्दी ख़राब होने वाली वस्तुएं जैसे दूध से बने पदार्थ या सब्जियां, फल, तो इन सबको हमें कम मात्रा में ख़रीदना चाहिए। इसके अलावा हमें क्या है, मौसम के अनुसार भी फल और सब्जियां खरीदनी चाहिए, क्योंकि जो मौसम के अनुसार फल चलते हैं वो मौसम में, अपने मौसम में सस्ते होंगे और दूसरे मौसम में वो महंगे होंगे। अब संतरे बात करें तो सर्दियों में ज़्यादा चलते हैं, अगर वही संतरे तो सर्दियों में हमें सस्ते मिलेंगे लेकिन गर्मी में ख़रीदें तो बहुत महंगे मिलेंगे। इसलिए फल और सब्जियों को हमें मौसम के अनुसार ही ख़रीदना चाहिए, मौसम के विपरीत ना खरीदें। जो सीज़न चल रहा है उसी सीज़न में वो सब्ज़ी खरीदें। नेक्स्ट है हमारा क्रय सूची, यानी कि जो हम चीज़ खरीदने वाले हैं हम उनकी पूरी एक लिस्ट बना लें। जो खाद्य पदार्थ है, ख़रीदारी से पहले मील प्लानिंग के आधार पर हमें पूरी सूची बनानी है कि हमें क्या क्या ख़रीदना है, क्या क्या नहीं ख़रीदना, और जो कुछ ख़रीद रहे हैं वो कितनी मात्रा में ख़रीदना है, और कौन सा महंगा मिलेगा और कौन सा सस्ता मिलेगा और कहाँ से महंगा मिलेगा। ये सारी चीज़ें हमें ध्यान रखनी है और ये सारी चीज़ों का लिस्ट बना के ही हमें लेके जाने की क्या चीज़ कितनी मात्रा में खरीदनी है। इसके अलावा है विभिन्न खाद्य पदार्थों का चुनाव, कि हम जो अलग अलग खाद्य पदार्थ ले रहे हैं उनका हमें चुनाव करना है, क्योंकि चुनाव करते समय हमें काफ़ी सावधानियां भी रखनी होती है। पहला है अनाज व दालें। जब हम चुनाव कर रहे हैं तो हम क्या लेंगे, अनाज व दाल जो है वो लेंगे ऐसी जिनके दाने साफ़ हों, चमकदार, धब्बे और कीड़े रहित होने चाहिए, यानी उनमें धब्बे ना हो और कीड़े ना हो, क्योंकि कीड़े लगेंगे तो वो जल्दी वो तो ख़राब हो चुकी है मतलब चीज़, अगर कीड़े लगे हुए हैं तो आपका भी पैसा बर्बाद होगा और उसके सारे पौष्टिक तत्व भी ख़राब हो जाते हैं। तो हमें अच्छी क्वालिटी का लेना है ताकि साफ़ हो और चमकदार हो। इनमें मिट्टी, रेत, पत्थर, तिनके आदि नहीं होनी चाहिए। ऐसी चीज़ें हम खरीदें ऐसी दुकान से कि जिनमें मिलावट ना हो, क्योंकि ये जो मिट्टी और रेत और पत्थर के किंकर डाल देते हैं, ये मिलावट के डाल देते हैं दुकानदार, ताकि उनसे वज़न बढ़ जाए और हमारा पैसा बचे। 1 किलो दाल में अगर वो 200 ग्राम कंकड़ भी डाल लें तो 200 ग्राम का उनको फ़ायदा हो रहा है और आप 200 ग्राम का नुकसान हो रहा है। इससे एक तो आपको पैसों का भी नुकसान होगा, स्वास्थ्य का भी नुकसान होगा। अगर आप मिलावटी चीज़ें खाएंगे, वही किंकड़, पत्थर, मिट्टी आपके मुंह में जाए, पेट में चली गई तो आपको नुकसान करेगी, बीमार कर देगी। खरीदने से पहले 2-4 दाने दबाकर देखने चाहिए। जब भी हम अनाज या दाल खरीदें तो 2-4 दाने अच्छे से कसकर दबाकर देखें, या फिर उनका स्वाद मीठा व दाने सख्त होने चाहिए कि उनको मुंह में डाल लें, उनका स्वाद देखें, मीठा है और सख्त है तो वो सही है। अगर कड़वा या नमी युक्त है यानी हल्की सीलन सी है तो वो अनाज नहीं खरीदना चाहिए। दालें खरीदने से पहले देखना चाहिए कि इन पे आर्टिफिशियल रंग यानी कृत्रिम रंग तो नहीं लगाया गया। जो ज़्यादा दालों का रंग ज़्यादा चमकीला हो वो दाल हमें नहीं लेनी चाहिए, क्योंकि आजकल दालों को चमकीला बनाने के लिए उन पर आर्टिफिशियल रंग भी लगाया जाता है। नेक्स्ट है हमारा मिर्च मसाले। अब हमें मिर्च मसाले खरीदने, दाल और अनाज तो हमने देख लिया कि कैसे खरीदने, तो मिर्च मसाले जहाँ तक संभव हो वो साबुत ही खरीदने चाहिए। जो साबुत मिर्चें आती हैं, साबुत धनिया, तो उनको हम खरीद के लाएं बिना मिलावट के। उन मसालों में मिलावट होने की संभावना कम रहती है साबुत मसालों में। और अगर हम पिसे हुए मसाले खरीदते हैं तो केवल जो कंपनी के एग मार्क हैं, जिन पे एग मार्क लगा हुआ है, सिर्फ वही कंपनी के मसाले खरीदें। वरना अगर आप खुले मसाले खरीदते हैं तो उनमें बहुत मिलावट होती है। जैसे मिर्च अगर आप खरीद रहे हैं पिसी हुई, तो उसमें क्या करते हैं, जो ईंट होती है, जो घरों में ईंटें लगती हैं ना, उनको पीस के उनका बुरादा उसमें लाल होता है वो मिलाया जाता है। और ये जो धनिया हम पिसा हुआ लेते हैं तो उसमें क्या करता है, जो घोड़े की लीद होती है वो मिलाई जाती है। इसी तरीके से हर मसाले में मिलावट की जाती है। तो बेहतर है हम साबुत मसाले ही खरीदें और उनको बाद में चक्की पे पिसवा लें। आजकल चक्कियाँ खुली हुई हैं, उन चक्कियों पे आपको पिसवा सकते हैं। या फिर अगर आपको पिसे पिसाए लेने हैं तो बड़ी बड़ी कंपनियाँ जो हैं, जो मसाले बेचती हैं, उन्हीं कंपनी के ख़रीदें, क्योंकि वो मिलावट बहुत कम करेंगे, वरना उनकी कंपनी बंद हो सकती है। जिन पे एग मार्क का निशान लगाओ, क्योंकि आप ये देख सकते हैं ये है एग मार्क का निशान। मसाले जितने भी होंगे उन पे एग मार्क का निशान लगा होता है, ऐसा लिखा हुआ होता है एग मार्क, क्योंकि ये सरकार द्वारा एक निशान दिया जाता है। जिन मसालों में मिलावट नहीं होती है और जो अच्छे क्वालिटी के होते हैं उन्हीं को ये निशान मिलता है। नेक्स्ट है सूखे मेवे। अब जो हम सूखे मेवे लेते हैं तो उनको भी हमें ध्यान रखना है। इन्हें ख़रीदने से पहले तोड़कर देखना चाहिए। जितना भी हम सूखे मेवे लेते हैं, लाइक बादाम हो गए
और अखरोट, काजू, पिस्ता, ये सूखे मेवे होते हैं, तो हमें इनको ख़रीदने से पहले तोड़कर देखना चाहिए कि इनके अंदर कीड़ा तो नहीं है या फफूंदी तो नहीं लगी हुई है। अगर फफूंदी लगी मेवे खरीदेंगे तो वो जहरीले होते हैं, जिससे कि हम उन्हें खाकर बीमार भी हो सकते हैं। इसलिए हमें जो भी मेवा लें हम वो हमेशा अच्छी क्वालिटी के लें और अच्छी दुकान से लें, ताकि हमारी सेहत पर उसका अच्छा असर पड़े। नेक्स्ट है चीनी, चाय, कॉफ़ी, तेल, घी आदि, यानी जो भी हमारी फैट की चीज़ें हैं उनको हम ध्यान दें तो किस तरीके से लेना है कि चीनी कैसी लें। चीनी हमेशा दाने साफ़ हो, चीनी के बड़े और चमकदार होने चाहिए। छोटे दानों वाली चीनी नहीं लेनी चाहिए, उसमें मिलावट होती है। बड़ी दानों की चीनी हो और चमकदार हो और उसमें किसी भी प्रकार की गंदगी नहीं होनी चाहिए। चाय, कॉफ़ी, घी, तेल सदैव बंद डब्बे वाले लेने चाहिए, खुले हुए नहीं लेने चाहिए, या फिर कंपनी के ही लेने चाहिए, तभी इसमें मिलावट होने की संभावना कम होती है, वरना इनमें मिलावट बहुत होती है। अगला है हमारा फल व सब्जियां। तो बच्चों, फल और सब्जियों को खरीदते वक्त हमें क्या ध्यान रखना है कि जड़ वाली सब्जियां होती हैं, जैसे आलू, प्याज, गाजर, मूली, ये क्या और ठोस का जो होती हैं वो कड़ी और भारी होनी चाहिए। ये हमेशा ठोस हो, पिलपिली ना हो। और झुर्रीदार व हल्की जड़ वाली सब्ज़ी नहीं खरीदनी चाहिए जिनकी जड़ें बहुत कम हो। और हरे आलू व शकरकंद अंकुर के निकले हुए प्याज, ऐसी चीज़ें हमारे लिए बहुत ज़्यादा खतरनाक हो सकती हैं। जैसे हरे आलू है या हरी शकरकंदी हम लोगों को नहीं खाने चाहिए, या उनसे अगर अंकुर निकल रहा आलू से या प्याज से, ऐसी प्याज जिनसे पीछे हरी हरी डंडी निकल रही है छोटी छोटी, वो बहुत जहरीली होती है, वो नहीं खानी चाहिए। और हरी पत्तेदार सब्जियां खरीदते वक्त हमें ध्यान रखना चाहिए, जैसे कि पालक, सरसों, मेथी, धनिया, पत्ता गोभी। ये क्या है, पत्ते चमकीले गहरे रंग के होने चाहिए, चमकीले और गहरे हरे रंग के हो, साफ हो, और इनमें ये कड़े पत्ते होने चाहिए, ढीले ढीले मुरझाए हुए नहीं होने चाहिए या कीड़ों के खाए हुए नहीं होने चाहिए। और ना ही इनमें पीले धब्बे होने चाहिए और मिट्टी लगे हुए नहीं होने चाहिए। अगर इनमें कीड़ा लगा हुआ है, कीड़े ने खा रखा है, पीले रंग के हैं, मुरझाए हुए हैं या मिट्टी लगी हुई है, तो इनको खाने से हम बीमार हो सकते हैं। इनमें कोई पौष्टिक तत्व नहीं रह जाता है। नेक्स्ट है अन्य सब्जियां। अगर कोई भी सब्जी जैसे हम खरीद रहे हैं, टमाटर, मटर, खीरा, भिंडी, ये हमेशा ताज़े खरीदने चाहिए। इनमें कोई धब्बा ना हो, दाग ना हो, पिलपिले ना हो, बहुत ज़्यादा चमकीले रंग के और मीडियम आकार के हो। ज़्यादा बड़े नहीं होने चाहिए और ज़्यादा छोटे नहीं होने चाहिए, क्योंकि बड़े होंगे तो मतलब जाहिर सी बात है उनको इंजेक्शन लगा के बड़ा किया गया है, और छोटे हैं तो भी उनमें फसल में कोई कमी है इसलिए वो बढ़ नहीं पाए। तो इसलिए हमें मीडियम साइज़ के लेने चाहिए। आमतौर पे लोग बड़े के पीछे भागते हैं, बड़े नहीं लेने हैं, मीडियम साइज़ के लेने हैं। ये सारे फल सूखे नहीं होने चाहिए, मुरझाए हुए भी नहीं होने चाहिए और ज़्यादा पके हुए ना हो, इनको ना ही दबे हुए हों। और इसी वजह से अगर ऐसे होंगे तो मतलब उनमें कीड़ा लग गया, और ऐसी सब्जियां हमें नहीं खरीदनी चाहिए। यही बात हम फलों पे भी बात करते हैं कि फल अगर हम ले रहे हैं तो कड़े और ठोस होने चाहिए, भारी हो, उनका वज़न ज़्यादा होना चाहिए, ज़्यादा पके हुए नहीं होने चाहिए, वरना वो पिलपिले हो जाएंगे, और ना ही चिपचिपे और सड़े हुए होने चाहिए। जो अगर हम ऐसे फल खरीदेंगे तो हमें बजाय फ़ायदा देने के ऐसे फल और नुकसान देंगे, जिससे हम बीमार पड़ सकते हैं। फिर है दूध व दूध से बने पदार्थ, क्योंकि ये बहुत जल्दी ख़राब हो जाते हैं। दूध से बने पदार्थ तो हमेशा हमें इन्हें आवश्यकता अनुसार ही खरीदना चाहिए और ताज़ा खरीदना चाहिए। हम कहते हैं ना, ताज़ा दूध, ताज़ा पनीर, ताज़ा दही। तो जितने भी दूध और दूध से बने पदार्थ हैं वो हमेशा ताज़ा होने चाहिए और आवश्यकता अनुसार ही उन्हें खरीदें। दूध का रंग बहुत सफ़ेद या हल्का नीला होना चाहिए, बहुत ज़्यादा सफ़ेद हो या बिल्कुल हल्का नीला होना चाहिए। बहुत सफ़ेद दूध में अरारोट या स्टार्च की मिलावट होती है। अगर दूध का रंग बहुत ज़्यादा सफ़ेद है, माफ़ करना बच्चों, दूध का रंग बहुत ज़्यादा सफ़ेद नहीं होना चाहिए और ना ही नीला रंग होना चाहिए। नॉर्मल रंग होता है ना दूध का, वैसा ही होना चाहिए। अगर दूध का रंग बहुत ज़्यादा सफ़ेद है तो उसमें क्या होता है, अरारोट या स्टार्च की मिलावट की जाती है और नीले दूध के ख़राब होने की संभावना होती है। अगर दूध का रंग नीला है तो मतलब वो दूध ख़राब हो चुका है। पनीर ताज़ा, साफ व सफ़ेद रंग का होना चाहिए। मक्खन विश्वसनीय कंपनी द्वारा निर्मित एक मार्क वाला ही खरीदना चाहिए। ऐसा खुला मक्खन किसी का भी नहीं खरीदना चाहिए। या तो घर का बना हुआ मक्खन हो या किसी बड़ी कंपनी का मक्खन होना चाहिए, वरना वो नुकसान हमें दे सकता है। और मक्खन की अगर आपको जांचनी है कि मक्खन अच्छा है या नहीं है, तो मक्खन में
से पानी निकलना नहीं चाहिए। अगर मक्खन में से पानी निकल रहा है तो वो सही नहीं है, और उसमें नमक ज़्यादा नहीं होना चाहिए। अगर उसमें नमक की मात्रा ज़्यादा है तो मतलब नमक मक्खन जो है वो ख़राब है, वो खाने योग्य नहीं है। पशुजन्य मांसाहारी पदार्थ जैसे कि मांस, मछली, मुर्गा, अंडा आदि, ये सारी चीज़ें भी हमेशा ताज़ा ही खरीदनी चाहिए, आवश्यकता अनुसार। पहले से पहले ख़रीद के नहीं रखनी चाहिए, क्योंकि ये चीज़ें बहुत जल्दी ख़राब होती हैं और ख़राब चीज़ें खाने से हमें नुकसान हो सकता है। ताज़ा मांस छूने पर कड़ा होता है, चिकना और चमकीला होता है, उसमें चर्बी सफ़ेद व ठोस पर्याप्त मात्रा में होती है जो ताज़ा मांस होता है। अगर बासी होगा तो उसका रंग भी फीका फीका हो जाता है। और जो ताज़ा मछली होती है उसका जबड़ा चमकदार होता है, लाल रंग का होगा। मांस लचीला होता है, मतलब वो मुड़ सकता है आराम से, लेकिन कड़ा होगा। ये नहीं है कि उंगली डालेंगे तो उंगली आर पार हो रही है, ऐसा नहीं हो पाएगा। ठीक है। अंडे का छिलका साफ, ऊपरी वायु का भाग कम तथा अंडे का पीला भाग बीच में होता है। यानी अगर हम अंडा ले रहे हैं तो हमें ध्यान रखना है उसका छिलका साफ होना चाहिए। ठीक है। अगली बात करते हैं रसोई घर में सुरक्षा के नियम, क्योंकि बहुत इम्पोर्टेंट है बच्चों। हमारी जो मम्मी होती है, कोई भी गृहिणी, वो घर में सबसे ज़्यादा वक्त अपने रसोई घर में ही बिताती है, और रसोई घर में हर वक्त किसी ना किसी का आना जाना लगा रहता है। तो बहुत ज़रूरी है कि हम अपने जो रसोई घर के नियम हैं वो अच्छे से बनाएं, ताकि पूरे घर की सुरक्षा रसोई पे ही निर्भर करती है। पहला है रसोई घर का फर्श। जो हम रसोई घर में काम करते समय फल व सब्जियां, क्योंकि ज़मीन पे ही गिर जाती है, कई बार होता है हम रखते भी साइड में ही हैं, घी तेल ये भी ज़मीन पे रखते हैं हम, तो इसलिए हमारा फ़र्श हमेशा जो है वो साफ़ होना चाहिए। हर वक्त उसको साफ़ करें और कोई फिसलन वाली चीज़ ऐसी फ़र्श पर ना गिरे। ध्यान ये रखना चाहिए घी या तेल जो भी फिसलन वाली चीज़ है वो फ़र्श पर ना गिरे, और फ़र्श जो है इसका किचन का हमारे सूखा रहे। नेक्स्ट है रसोई घर में ईंधन का प्रयोग सावधानी पूर्वक करना। यानी जो भी हम ईंधन का इस्तेमाल कर रहे हैं अपने किचन में, वो हमेशा सावधानी से करें। चाहे कोयला हो, लकड़ी हो, मिट्टी का तेल या गैस या बिजली का प्रयोग करके हम चूल्हा जलाएं, लेकिन ध्यान ये रखना है कि सुरक्षा के हिसाब से जलाएं। ठीक है। ऐसा नहीं कि हमने ऐसे ही जला दिया और जिससे घर में भी आग लग जाए। जैसा कि आप देख सकते हैं किस तरीके से हमें हर चीज़ का इस्तेमाल करना है। जैसे लकड़ी को ईंधन के रूप में प्रयोग करते समय हमें ऐसा चूल्हा इस्तेमाल करना है जिसका धुआं बाहर निकले, ना कि रसोई घर में रहे। तो उसके लिए चिमनी वाला चूल्हा इस्तेमाल करें, क्योंकि अगर हम चूल्हे में जो चूल्हे का धुआं है वो रसोई घर में ही रहेगा तो उससे आँखों में वो घुसेगा, हमारे मुंह के अंदर जाएगा, और जो कि बहुत गलत होगा। और रसोई के अंदर हमेशा पंखा होना चाहिए या धुआं रहित चूल्हे का इस्तेमाल होना चाहिए, ताकि पंखा लगाएं ताकि धुआं घर से बाहर निकल सके। नेक्स्ट है कोयले। जो कोयले की अंगीठी होती है, जैसा कि आपने देखा, ये देख रहे हैं, ये है कोयले की अंगीठी। इससे भी हम इस खाना बनाते हैं, घर में इस्तेमाल होता है, लेकिन इससे भी थोड़ा बहुत धुआं होता है। तो जब भी अगर ये अंगीठी जलाएं तो हम रसोई घर में ना जलाकर बाहर खुली हवा में जलानी चाहिए, क्योंकि अंगीठी का प्रयोग करते समय दरवाजे और खिड़की खुली रखनी चाहिए, वरना धुआं सारा अंदर ही आएगा। जो जहरीला धुआं होता है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो होगी, वो घर के अंदर भरने से हमारा दम घुट सकता है। इसलिए हमेशा हम उसे खुली जगह में, खुली हवा में ही जलाएं। फिर है मिट्टी का तेल। स्टोव में प्रयोग किया जाता है, जैसे कि ये स्टोव आपको दिखाई दे रहे हैं, ये होते हैं स्टोव। ये इस तरह के स्टोव होते हैं, शायद अब तो हमने देखे भी नहीं, अब मिलते भी नहीं, अब तो गैस ही चलती है। पहले इसी तरह के स्टोव प्रयोग किए जाते थे। तो इनमें हवा भरने वाले स्टोव पिन द्वारा चलते थे। जैसा कि आपको ये पिन दिख रही है, ये होती है पिन। इनको वो खींच के हवा भरते थे, फिर ये स्टोव चलते थे। इनमें ज़्यादा हवा नहीं, अगर अभी भी किसी के घर में इस्तेमाल होते हैं तो आपको ये ध्यान रखना है कि जो पिन से हवा भरते हैं ज़्यादा हवा नहीं भरनी चाहिए, वरना स्टोव के फटने का खतरा रहता है। स्टोव में हवा कम भरनी चाहिए। नेक्स्ट है बत्तियाँ वाले स्टोव की बत्तियाँ। स्टोव वाले जो गैस के, हम कहते हैं ना इलेक्ट्रिक चूल्हे या फिर गैस के चूल्हे, तो उनका ध्यान रखना, बत्ती के जलने से पहले ही इन्हें मिट्टी के तेल में भिगो लेना चाहिए, जो बत्ती वाले स्टोव होते हैं उनको, ताकि वो उस लौ के हिसाब से जल सकें। दूसरा है गैस।
जो कि हमारे लिए सबसे इम्पोर्टेंट है। आजकल हर घर में गैस ही पाई जाती है। इसे आधुनिक युग का आदर्श ईंधन माना जाता है, क्योंकि इससे पॉल्यूशन नहीं होता, धुआं नहीं होता और ये किफ़ायती भी रहता है। तो जब अगर हम गैस का इस्तेमाल करते हैं अपने घर में, तो हमें क्या रखना है कि गैस सिलेंडर को हमेशा सीधा खड़ा रखें, यानी लिटाकर ना रखें। जैसा कि आप देख सकते हैं, सिलेंडर को हमेशा ऐसे ही सीधा खड़ा रखना है, लिटाकर नहीं रखना। दूसरा है, सिलेंडर को चूल्हे या अंगीठी व स्टोव आदि जलने के स्थान पर नहीं रखना चाहिए। जहाँ पे आप स्टोव जला रहे हैं उसके बिल्कुल बराबर में आप इस गैस सिलेंडर को ना रखें, दूर रखना चाहिए, क्योंकि ये सबसे ज़्यादा खतरनाक भी। अगर आग लग जाए तो पूरे के पूरे घर जल जाते हैं इससे। तो गैस चूल्हा हमेशा सिलेंडर से अधिक ऊंचाई पर रखना चाहिए। जैसा कि आपको दिख रहा है, ये सिलेंडर है और ये है आपका चूल्हा। तो हमेशा चूल्हा सिलेंडर से ऊंचा रखना चाहिए, उसके बराबर में नहीं रखना चाहिए। नेक्स्ट है, सिलेंडर कभी बंद अलमारी में नहीं रखना चाहिए, हमेशा खुले में रखना चाहिए, वरना गैस इकट्ठी हो के खतरा बन सकती है। काम समाप्त होने के बाद रबर ट्यूब की नियमित रूप से सफाई करनी चाहिए व उसमें चटक दिखाई देने पर बदल देना चाहिए। यानी जो हमारी ट्यूब होती है सिलेंडर के अंदर, तो जब भी हम काम ख़त्म हो जाए तो हमें उसकी अच्छे से सफाई करनी चाहिए। जो यहाँ की ट्यूब होती है, ठीक है, उसकी सफाई करनी चाहिए पूरे गैस की, और काम ख़त्म होने के बाद उसको बंद कर देना चाहिए। अगर उसमें कहीं भी चटक नज़र आ रही है, जो पाइप आपको दिख रहा है, तो इस पाइप में अगर आपको चटक नज़र आ रही है, मतलब गैस लीक हो सकती है, जो कि बहुत ख़तरनाक है। अगर गैस लीक होगी तो घर में आग भी लग सकती है। इसलिए अगर ऐसा कुछ होता है तो फ़ौरन इस पाइप को बदल देना चाहिए। नेक्स्ट है, गैस का प्रयोग करते समय ही नाव को खोलना चाहिए। जो हमारा रेगुलेटर होता है वो हमेशा हमें तभी खोलना चाहिए जब हम गैस का प्रयोग कर रहे हों, ठीक है। चूल्हे के नियंत्रक को माचिस से जलाने के बाद ही खोलना चाहिए। जो हम बटन होते हैं ये हम हमेशा क्या करें, जब अगर हमने पहले माचिस जला लेनी चाहिए, बाद में इन बटन्स को खोलना चाहिए। वरना अगर हम पहले बटन खोल दें और बाद में माचिस जलाएं तो इतनी देर में काफ़ी गैस बाहर निकल जाती है। तो बेहतर है कि पहले माचिस जला लें और बाद में बटन को खोलें। भोजन पकाते समय नियंत्रक द्वारा आग की लो को हमें कम रखना चाहिए। यानी जब भी हम खाना बना रहे हैं तो जो फ्लेम है उसको हमेशा लो रखें, ज़्यादा हाई पे ना रखें, वरना आग लगने का खतरा होता है। उसके अलावा काम करने के बाद रेगुलेटर को बंद कर देना चाहिए। अगर काम नहीं हो रहा है तो रेगुलेटर को खुला ना छोड़ें। गैस दुर्गंध महसूस होने पर हमें क्या करना चाहिए, रेगुलेटर को फ़ौरन बंद करें। अगर गैस की बदबू आ रही है, क्या आपको लग रहा है गैस लीक हो रही है और गैस की बदबू फैल गई है, सभी खिड़की दरवाजे हमेशा खोल देने चाहिए। सबसे ज़रूरी है, अगर जैसे आपको गैस की स्मेल आ रही है तो आप रेगुलेटर को फ़ौरन बंद करें, चाहे काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे, फ़ौरन गैस को बंद करें। सभी खिड़की दरवाजे खोल दें ताकि अगर गैस निकल रही है तो फ़ौरन बाहर निकल जाए। बिजली स्विच को हाथ नहीं लगाना चाहिए। ये मत सोचिएगा कि स्मेल आ रही है आप बल्ब जलाकर देखें, नहीं, क्योंकि जो गैस होती है ये बहुत ख़तरनाक होती है। हल्की चिंगारी से भी आग पकड़ लेती है और एकदम धमाका होता है। तो इसलिए अगर जब भी गैस आ रही तो आप स्मेल आ रही तो आप क्या करें कि फ़ौरन पहले रेगुलेटर को बंद करें, खिड़की दरवाजे सारे खोल दें ताकि जितनी भी गैस घर में भरी हुई है वो बाहर निकल जाए। कोई स्विच ना खोलें जब तक गैस की स्मेल पूरी तरह से बंद ना हो जाए, ठीक है। सभी जलती हुई चीज़ों को बुझा देना चाहिए। अगर कोई चीज़ जल रही है तो वो भी बुझा दो, और अगर ऐसा नहीं है कि बल्ब भी बुझा दो। आपको कोई भी लाइट का स्विच नहीं जलाना और छूना है। चाहे लाइट जल रही है तो उसे बंद नहीं करें, और कोई बंद है तो उसे खोले नहीं। और घर में अगर कोई जलने वाली चीज़ है, लाइक अगरबत्ती जल रही है, तो उसको फ़ौरन बुझा दें जब तक गैस की स्मेल ना चली जाए। खिड़की दरवाजे पूरी तरह से खोल दें। अब बात करते हैं रसोई घर में उपकरणों का सावधानी पूर्वक प्रयोग करना। जैसे कई सारे उपकरण हम इस्तेमाल करते हैं अपने घरों में। जैसे हो गया तेज़ धार वाले उपकरण होते हैं, जैसे हम काटने, छीलने और टीन खोलने के लिए इस्तेमाल करते हैं। चाकू, कद्दूकस, इन सबको क्या करना है, बच्चों की पहुंच से दूर रखना, ऊंचे स्थान पर रखना है, वरना अगर बच्चों के हाथ में पड़ गया तो वो अपना खेल खेल में चोट मार सकते हैं। और क्या करना चाहिए, हमें बर्तन गंदे नहीं रखने चाहिए। गंदे बर्तनों के साथ में इन चीज़ों को नहीं रखना चाहिए। भोजन पकाने वाले उपकरण जैसे कि हमारा हो गया प्रेशर कुकर, हम जितने भी खाने के लिए इस्तेमाल करते हैं, खाना बनाने के लिए भगोना हो गया, प्रेशर कुकर हो गया, तो प्रेशर कुकर को 2/3 भाग में से अधिक नहीं भरना चाहिए। अगर हम खाना बना रहे हैं तो खाने के अनुसार पानी रखें, लेकिन खाना बनाते समय हमें ध्यान रखना है कि कुकर को पूरा ना भरें। 2/3 भाग ही उसका भरना चाहिए, उससे ज़्यादा नहीं। इसे प्रयोग में लाने से पहले रबड़ के छल्ले को
वह सुरक्षा बल्ब को निरीक्षण करना चाहिए अच्छी तरीके से कि कहीं गैस इससे निकलेगी तो नहीं, फट तो नहीं जाएगा कुकर, ठीक है, क्योंकि कुकर भी बहुत जल्दी फटते हैं। जो निकास नली में से भाप निकलने के पश्चात ही नली पर दबाव डालना चाहिए, जहाँ से गैस निकलती है ना, सीटी बजती है, जब वो पूरी तरह से गैस निकल जाए तभी उसको उस पर दबाव डालें, वरना नहीं डालें। प्रेशर कुकर को आग से उपयुक्त समय पश्चात उतार लेना चाहिए, यानी जब आग बंद कर दी है तो उसको उससे उतार लेना चाहिए, क्योंकि अधिक समय तक आग पर रखने से पानी सूख जाता है और कुकर फटने का डर रहता है। आग से उतारने के बाद प्रेशर कुकर को ठंडा होने देना चाहिए, नहीं एकदम खोल लो, इससे भी नुकसान हो सकता है, इसलिए ठंडा होने के बाद ही खोलना चाहिए। नेक्स्ट है बिजली के उपकरण, जैसे हमारी टोस्टर हो गया, केतली, मिक्सर व ग्राइंडर, गीज़र का प्रयोग हम रसोई घर में विभिन्न कार्यों के लिए करते हैं। तो इन उपकरणों का इस्तेमाल करते समय भी हमें बहुत सारी सावधानी रखनी चाहिए। जैसे बिजली के उपकरण में सबसे पहले हमें ISI का निशान देखना चाहिए। जो भी बिजली का सामान लेंगे, जब तक वो ISI से सर्टिफाइड ना हो, ऐसी कोई चीज़ नहीं खरीदनी चाहिए, ठीक है। दूसरा, इन उपकरणों की तार में एक तार ज़मीन यानी अर्थिंग की तार होती है, अर्थ की तार अवश्य होनी चाहिए और वो नंगी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि अर्थिंग की तार में भी करंट आता है। अर्थिंग की तार होनी चाहिए, अर्थ की तार। फिर इन उपकरणों को सूखी जगह पर रखना चाहिए, किसी लकड़ी के तख्ते या लकड़ी के मेज या स्टूल पर ही रखकर प्रयोग करना चाहिए, गीली जगह पर रखकर प्रयोग नहीं करना चाहिए, इससे वरना करंट भी आ सकता है, ठीक है। बिजली के उपकरणों का प्रयोग करते समय नंगे पाँव नहीं होना चाहिए। अगर आप किसी भी बिजली के उपकरण का प्रयोग कर रहे हैं तो हमेशा अपने पाँव में चप्पल या जूते ज़रूर पहने। बिजली के स्टोव पर बर्तन रखने के बाद ही स्विच को ऑन करें, यानी जो आजकल हमारे इलेक्ट्रिक चूल्हे आ रहे हैं ना, तो अगर हमें उस पर खाना बनाना है तो पहले उस पर बर्तन रख दें, सारा सामान डाल के, उसके बाद ही स्विच को ऑन करें, पहले स्विच ऑन ना करें। स्विच ऑफ करने के बाद बर्तन को उतारना चाहिए, यानी बर्तन रखने के बाद स्विच ऑन करें और स्विच ऑफ करने के बाद ही बर्तन उतारें। भोजन पकाते समय इसमें कोई भी तरल पदार्थ जैसे पानी, दूध आदि नहीं गिरना चाहिए, वरना करंट आ सकता है। लगता है आज की हमारी वीडियो ज़्यादा ही लंबी हो जाएगी, माफ़ी चाहूँगी, लेकिन इसको पूरी तरह से डिस्कस करना भी बहुत ज़रूरी है बच्चों, क्योंकि अगर मैं शॉर्ट में समझा दूँ तो आपको शायद ये बात समझ में नहीं आएगी। नेक्स्ट है हमारा रसोई घर में काम करते समय पहनने वाले वस्त्र। जब अब आप ये कहेंगे कि अरे इसकी क्या ज़रूरत है, हम तो कोई भी कपड़े पहन के खाना बना सकते हैं, लेकिन नहीं बच्चों, रसोई घर में खाना बनाने या काम करने से पहले हमें स्पेशल कपड़े पहनने चाहिए, जिसे हम क्या कहते हैं, आमतौर पे एप्रिल पहनते हैं ना, एप्रिल। रसोई घर में काम करते समय पहनने वाले वस्त्र संश्लिष्ट तंतु से बने होने चाहिए। जो संश्लिष्ट तंतु होती है उससे ही बने होने चाहिए, क्योंकि ये जल्दी आग नहीं पकड़ते हैं। जो हमारे हम कहते हैं ऐसे कपड़े जो जल्दी आग ना पकड़ते हो, वो कपड़े हमें पहनने चाहिए। और काम करते समय सूती वस्त्र पहनना अधिक उत्तम रहता है। जो आपके कॉटन के कपड़े होते हैं वो ज़्यादा पहने तो बेहतर है। नायलॉन या शिफॉन के कपड़े ऐसे ना पहने, क्योंकि इनमें आग ज़्यादा जल्दी लगती है। अगर हल्की सी भी आग लगे तो ये एकदम आग पकड़ लेते हैं, तो बेहतर है हम कौन से कपड़े पहने, कॉटन के कपड़े। ज्वलनशील पदार्थ जैसे लाख से बनी चूड़ी नहीं पहननी चाहिए, क्योंकि ये जल्दी आग पकड़ लेती है। यानी मम्मियों को बोलो अगर वो कोई लाख की चूड़ी पहनती है तो वो ऐसी चूड़ी ना पहने, क्योंकि इससे आग जल्दी पकड़ लेती है ये चूड़ी। पहनने वाले वस्त्र ढीले ढाले नहीं होने चाहिए, क्योंकि ढीले वस्त्रों में बर्तनों के हैंडल अटकने का डर रहता है। यानी हमें जब किचन में काम करें तो ढीले कपड़े ना पहने, बल्कि ऐसे कपड़े पहने जो आपके हिसाब से हो, और क्योंकि ढीले पहनेंगे तो वो बर्तनों में अटक सकते हैं, और अगर बर्तनों में अटक के सामान गर्म चीज़ भी आपके ऊपर गिर सकती है, जिससे जलने का डर रहता है। बर्तनों को चूल्हे पर ऐसे रखना चाहिए कि उनके हैंडल पीछे की तरफ रहे। बर्तनों में कड़छी, चम्मच आदि नहीं छोड़ने चाहिए। जैसे आप अगर खाना बना रहे हैं और खाना बनाते समय हम कड़छी से या चम्मच से खाना चलाते हैं ना, तो कई बार क्या होता है हम बर्तन में ही वो चम्मच छोड़ देते हैं। तो हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। अगर खाना बनाते समय हम उनको चम्मच को उन्हीं बर्तन में छोड़ देंगे तो कड़छी या चम्मच जो भी है वो गर्म हो जाएगा, और जब उसे छुएंगे तो आपका हाथ भी जल सकता है।
नेक्स्ट है हमारा रसोई में रखे विभिन्न डिब्बों पर लेबल लगाना। यानी जो भी डब्बा हम जिसमें सामान रख रहे हैं उनको हमें अच्छे तरीके से लेबल करना चाहिए। गलत डब्बे पे गलत लेबल लगने से उसका गलत इस्तेमाल हो सकता है। जैसे कि अगर हल्दी का डब्बा, किस डब्बे में हल्दी रख रहे हैं तो उस पर आप लिखें हल्दी, नमक पे नमक, चीनी पे चीनी। उसी प्रकार आपको हर डब्बे पे उसके लेबल लगाने चाहिए ताकि ज़रूरत पड़ने पर उसे आसानी से निकाल सके। इसके अलावा आपको कीटनाशक एवं कीटाणुनाशक औषधियाँ रसोई घर में घर में नहीं रखनी चाहिए। यानी जितने भी कीटनाशक हैं, हम कॉकरोचेस से बचाने के लिए हिट या काला हिट इस्तेमाल करते हैं, तो वो चीज़ें हमें किचन में खाने की चीज़ों के बराबर में नहीं रखनी चाहिए, जो कि बहुत नुकसानदायक होती है। नेक्स्ट है हमारा रसोई घर में काम करते समय ध्यान देने योग्य बातें। अब हमें क्या क्या बातें ध्यान रखनी चाहिए रसोई घर में काम करते हुए, ये बातों को हमें ध्यान में रखना है। तो हमें रसोई में काम करते हुए क्या क्या बातें ध्यान में रखनी चाहिए। पहला है आपका, रसोई में हवा के आगमन की उचित व्यवस्था हो। यानी कि खिड़की जाले ज़्यादा होने चाहिए ताकि हवा आसानी से अंदर बाहर आ जा सके। बाहर की हवा अंदर और अंदर की हवा बाहर। वरना अगर ऐसा नहीं किया तो जो रसोई घर है उसमें बहुत ज़्यादा गर्मी हो जाएगी और गर्म लगने लगेगी, जिससे कि काम करना वहाँ दुश्वार हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारा, रसोई घर के दरवाजे व खिड़कियों पर पर्दे नहीं लगाने चाहिए तथा क्योंकि इससे आग लगने का डर रहता है। यानी कई बार आपने देखा होगा लोग अपने जो रसोई घर है वहाँ पे भी दरवाजे होते हैं उनमें भी पर्दा लगा देते हैं, ना खिड़की पे और ना ही दरवाजे पे। आपको ध्यान रखना है कोई पर्दा नहीं लगाना है, क्योंकि अगर आप पर्दा लगाएंगे तो उसमें आग लगने का डर ज़्यादा रहेगा और इससे घर में आपके बहुत कभी कभार बड़ा हादसा भी हो सकता है। इसलिए जो रसोई घर है उसके खिड़की दरवाजे पर आपको पर्दे नहीं लगाने हैं। नेक्स्ट है, रसोई घर में काम करते समय बाल कसकर बांधने चाहिए, जिससे बालों में आग लगने का भय ना रहे और बाल भोजन में ना गिरे। यानी खाना बनाते समय आपको क्या करना है, बालों को कसकर बांधना है, क्योंकि बाल अगर खुले होंगे और आप खाना बनाएंगे तो आपके हिलने से बालों में आग लग सकती है। और अगर आग नहीं लग रही है तो आमतौर पे सिंपल सी बात होती है, खाने में बाल ज़रूर गिर जाते हैं। इसलिए साफ़ सफाई का ध्यान रखते समय हमें अपने बालों को कसकर बांधना है और बालों को ढककर रखना है ताकि खाने में बाल ना गिर सके। ठीक है बच्चों। नेक्स्ट है हमारा, रसोई घर में प्लास्टिक व अन्य ज्वलनशील पदार्थों से बने बर्तन आदि चूल्हे से दूर रखने चाहिए। यानी अगर हम खाना बना रहे हैं तो जितने भी प्लास्टिक की चीज़ें या फिर ज्वलनशील पदार्थ हैं जिनमें आग जल्दी लग सकती है, जैसे गैस साफ़ करने का कपड़ा, आसपास के कोई कपड़े, ऐसी चीज़ों को गैस के चूल्हे से दूर रखना चाहिए ताकि उनमें आग ना लग सके। हमें अपनी सेफ्टी का पूरा ख्याल रखना है। नेक्स्ट है हमारा, रसोई घर में कागज़ व अन्य ज्वलनशील पदार्थों से बने लिफाफे व थैलियाँ आदि भी चूल्हे से दूर रखने चाहिए। यानी अब कई बार होता हम सामान लाते तो कागज़ की थैली में आते हैं ना, तो हमें उन चीज़ों को भी चूल्हे से दूर रखना चाहिए, क्योंकि कागज़ तो बहुत ज़्यादा ही जल्दी आग पकड़ता है। इसलिए ऐसी कोई भी चीज़ जिससे हमें नुकसान हो या आग लगने का खतरा हो, हमें हमेशा अपने चूल्हे से दूर रखनी चाहिए। तो इन बातों का हमें ध्यान रखना है रसोई घर के नियमों में और अपने घर की सेफ्टी के लिए, ताकि हमारा घर सुरक्षित रहे। तो अगला है आपका भोजन पकाना तथा परोसना। तो यानी अभी हमारी जिम्मेदारी है, आपको इसमें कुछ रेसिपीज़ दी गई है कि आप खाना बनाएंगे कैसे और फिर उसको परोसना कैसा है। ये सारी आपको सामग्री दी गई है। जैसे कि सुबह के नाश्ते में आप क्या बना सकते हैं, दलिया अगर आपको सुबह के नाश्ते में बनाना है तो वो उसके लिए आप क्या क्या सामग्री डालेंगे, विधि क्या होगी, ये सारी चीज़ें इसमें आपको दी गई हैं। आपको इसको खुद घर पे ट्राई करना है, घर वालों की, अपनी मम्मी या बड़ों की देख रेख में। आप अकेले खुद नहीं बनाएंगे। फिर उसके अलावा जैसे ब्रेकफास्ट में हम टोस्ट होता है, दूध होता है, वो भी ले सकते हैं नाश्ते में। खीर हो गई, तो उसकी विधि आपको लिखनी है, सामग्री लिखनी है आपको अपनी कॉपी में कि आप जो भी बना रहे हो उसमें क्या क्या सामग्री डली है, कितनी डली है और विधि क्या रही उसकी। ठीक है। अब उसके बाद जैसे इसमें आपको लंच में भी दे रखा है कि लंच में आपका जो है
नाश्ता आप दोपहर के खाने में क्या क्या रखेंगे, क्या बनाएंगे, कैसे बनाएंगे, उसकी सबकी सामग्री और उसके अलावा उसकी विधि आपको बनानी है कि उसमें कैसे बनाया कैसे नहीं बनाया, ये सारी चीज़ आपको खुद करनी है। ये हम पढ़ने वाली चीज़ नहीं है। यहाँ पे आपका पाठ ख़त्म हो गया। इसी के साथ हमारी ये वीडियो भी पूरी होती है। अगली वीडियो में हम आपके लिए इस पाठ के प्रश्न उत्तर करेंगे। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इसे अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि हमारी आने वाली हर लेटेस्ट वीडियो की जानकारी सबसे पहले आपको मिले। थैंक यू फॉर वॉचिंग। स्टे होम, स्टे हेल्दी, स्टे सेफ।